नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज फिर हम अमेरिका में मौजूद हैं, व्हाइट हाउस में मौजूद हैं और मेरे आसपास अगर आप तस्वीरें देखेंगे, व्हाइट हाउस जो है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां किए बैठा है। आज भी यहाँ मीटिंग्स का दौर चल रहा है, उन मीटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही आज यहाँ क्या होना है उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अमेरिका में क्या होना है, सिर्फ व्हाइट हाउस नहीं, अमेरिका में भी प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है जहां वो इंडियन डायस्पोरा से मिलने वाले हैं, कई लोगों से मिलने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज पाठशाला की शुरुआत दो बड़ी खबरों से कर रहा हूं कि एक तरफ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में डंका बज रहा है, उनके लिए जो है अमेरिकी सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे अमेरिकी संसद के अंदर सुनाई दे रहे हैं। वहाँ पर आपको लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अमेरिकी स्पीकर ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कई लोग उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी और भारत का ये रौला और जलवा दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष। आज विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर एकजुट हुआ और कितना एकजुट हुआ वो अभी आपको बता दूंगा, लेकिन कम से कम तस्वीरों में एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा था। सब लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम दूसरे नेता जिसमें कि उद्धव ठाकरे और लालू यादव, नीतीश कुमार, सब लोग पहुंच गए और उन्होंने वही बातें कहनी शुरू की जो कि वो अमूमन कहते। तो आज इन दोनों ही तस्वीरों की, अमेरिका में जो भारत का डंका बज रहा है उसकी और जो विपक्ष की एकता की तस्वीर दिखाने का प्रयास हुआ है उसकी, दोनों को लेकर क्लास सबसे पहले लगाने जा रहा हूँ। और आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इन लोगों को सुनिए, ये लोग कहते क्या हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी और भारत की गूंज के बीच विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तो उसमें किसने क्या कहा। लालू यादव कह रहे हैं कि अब मैं फिट हो गया हूं, अब मैं मोदी को फिट कर दूंगा। मतलब एक तरह से वो हटाने की बात कर रहे हैं कि मैं सेट कर दूंगा जितना मामला अभी तक गड़बड़ाया है। नीतीश कुमार जो है वो वही बात कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और देश हित में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी इतने दिन साथ रह रहे थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी देश हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे चली गई, कह रही हैं कि अब तो चुनाव ही नहीं होंगे अगर इस बार नरेंद्र मोदी जीत गए। यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ आकर डेमोक्रेसी की बात हो रही है और सारी दुनिया जब किसी चीज को देखती हो, क्या ये संभव है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो अचानक से तानाशाही में तब्दील हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है जिसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है डराने के लिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही लाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक साथ आना होगा। कश्मीर को बचाने के लिए ये लोग क्या किए उस सवाल का जवाब आज तक नहीं देते, लेकिन देश को बर्बादी से बचाने की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। यानी कोई कह रहा है कि पीएम मोदी तानाशाह है, कोई कह रहा है कि देश बर्बाद हो गया है, कोई कह रहा है लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है अब चुनाव नहीं होगा। अब इसका सच क्या है और कितनी इनमें इसको लेकर एकता है और इनका मकसद कितना देश हित का है वो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले इन लोगों को सुन लीजिए। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। हम मिल चुके हैं
इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही माने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर आप इन लोगों को सुनेंगे, सबको सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बॉस, ये लोग तो देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कितना देश के लिए सोच रहे हैं ये इसी मीटिंग में पता चल गया। अरविंद केजरीवाल और जो उमर अब्दुल्ला है उनके बीच खबरें आ रही हैं कि उनके बीच वहीं पर तनातनी की स्थिति बन गई। भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है उस पर पूरी विपक्षी एकता दिखनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला ने अलग याद दिला दिया कि भाई जब 370 हटा था तो आपने क्या हमारा साथ दिया था? क्या आपने वहां पर जब 370 हटा था तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या था? वो आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि संसद में सरकार का साथ दिया था कि किसका साथ दिया था। अच्छा, जैसे जैसे इन लोगों का सबका अपना अपना फायदा और अपने अपने मकसद हैं, अगर वो पूरे ना हो तो क्या होता है आप उसको भी देखिए। इसी मीटिंग में जिसमें ये लोग कह रहे हैं देश बचाने के लिए आए, अरविंद केजरीवाल को जैसे ही लगा कि भाई ये तो हमारा मामला यहाँ बन नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है वो कहने को तैयार नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस पर साथ देगी या नहीं देगी, तो शुरू में तो फोटो साथ में खिंचा लिए और उसके बाद यहाँ पर क्या किए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो उसमें आए ही नहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जिनको साथ में लेके हर जगह घूमते हैं, वो दोनों वहां से चल दिए। नहीं होता है कि आप गए किसी से बोले कि अच्छा मेरा ये काम कर दो, उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो आपस में डिस्कस किए तो कर नहीं रहा, क्या किया जाए, रुका जाए, नहीं रुकने में क्या फायदा है, तो चलो तो चल दिए। वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर ही नहीं आए, साथ में थे ही नहीं अरविंद केजरीवाल। तो ये तो इनकी देश को लेकर चिंता है, ये तो इनकी एकता है। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से धमका भी दिया कि भाई अगर आप लोग ऑर्डिनेंस पर मेरा साथ नहीं देंगे, अगर कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस पर साथ नहीं देगी, ऑर्डिनेंस को रोकने को लेकर, और 31 सांसद राज्यसभा में हमारा साथ नहीं देंगे कांग्रेस के, तो हम भी विपक्षी एकता की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी दूसरे कार्यक्रम में अब से नहीं आएंगे। तो मतलब सबका अपना ही था ना भाई। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अगर आप कीजिएगा तो हम आपके साथ हैं, नहीं कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं है, तो फिर तो अपना काम नहीं बना तो देश हित गया साइड। यही स्थिति हुई। फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए। तो अब आप इन लोगों की अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अभी आपको सुनवा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि जो स्थिति है कि इनकी कितनी किसकी से बनती है आप देख लीजिए। केजरीवाल की राहुल गांधी से नहीं बनती है, ये सब कुछ स्पष्ट है। जिस तरह से अभी भाई राहुल गांधी मिलने का ही नहीं समय दे रहे हैं, और राहुल गांधी की जो है वो ममता बनर्जी से नहीं बनती, वो ममता बनर्जी की राहुल गांधी से नहीं बनती। दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कह चुके हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी को बीजेपी की टीआरपी बता चुकी हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी को लेकर कह चुके हैं ये बीजेपी की बी टीम है, ये सबके सामने है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की लेफ्ट पार्टियों से नहीं बनती, और जो लेफ्ट पार्टी हैं उनकी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से नहीं बनती। तो ये तो इनकी एकता का हाल है, और इसीलिए अमित शाह जो कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है, ये जो विपक्षी एकता के नाम पे चल रहा है, वो अगर आप एनालिसिस करने बैठिएगा तो आपको तस्वीर जो है वो वैसी ही नजर आती है। अच्छा, विपक्ष की आप बात कीजिए, कितने लोगों को ये लोग साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, कई बार बात भी करते हैं कि मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ओवैसी साहब को तो ये लोग साथ लेके नहीं चलते। तो ओवैसी साहब क्या इस पर बोल रहे हैं वो आपको सुनाऊं, उससे पहले एक बार आम आदमी पार्टी ने क्या बोला था, जो बयान में आपको सुनवाना चाह रहा था, सुनिए। हवाले से रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है, क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी का जो है वो 2024 को लेकर बात होनी है, अभी किस समय में? सबसे पहले तो संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली संविधान के खिलाफ है, तो इस पर अपना स्टैंड उनको क्लियर करना चाहिए।
एक दिन की बात है, आज वेट कर लेते हैं, कल तक सब क्लियर हो ही जाएगा, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग ये सब अपने आप में चेहरा देख रहे हैं। देखिए, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है, ये हम क्लियर भी कर चुके हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया है एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लाकर, उसकी लड़ाई है। आप कुछ मीटिंग का जो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और ये तो एक बहुत क्लियर केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल करने के खिलाफ की लड़ाई है। मतलब संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, सब तरह की लड़ाई है। लेकिन इनके खुद के अंदर भी इतनी लड़ाई है कि ये साथ आ ही नहीं सकते। और इनकी संविधान बचाने, देश बचाने की लड़ाई तभी तक चलती है, तभी तक ये लड़ने को तैयार होते हैं जब तक कि आप इनके साथ देते हैं, आप इनके मुद्दों पर साथ देते हैं। अगर इनके खुद की लड़ाई हो जाए, फिर संविधान गया इधर उधर और उसके बाद देश गया इधर उधर। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की? और मैं अब आपको ये भी दिखाता हूं कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं इनकी विपक्षी एकता की, और भाई विपक्ष में कई लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, ओवैसी साहब को ये लोग साथ में सटाते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस मिलने को तैयार नहीं है। इनका खुद का जो एजेंडा है वो क्या है, वो तो इन्हीं की तरफ या नरेंद्र मोदी का जो विरोधी गुट है उसकी तरफ के असदुद्दीन ओवैसी ने खुद खोल दिया। सुनिए ओवैसी क्या बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है। शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तब नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दीज पॉलिटिकल लीडर्स हैव एरोगेटेड देमसेल्व्स दिस राइट टू हु टू कॉल सेकुलर एंड हु टू कॉल कम्युनल। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया। आप वहां पर नहीं जाते। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं, हम सबसे आगे रहेंगे। नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आप ये आपने तो किया ना। आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की, और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। तो वो जो बात हम कह रहे थे, वो बात असदुद्दीन ओवैसी भी प्रश्नों के जरिए सामने रख रहे हैं कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी अपनी स्थिति क्या है, उनके अपने फायदे क्या हैं जो वो देखकर साथ आने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हम नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जिनमें विपक्ष की तरफ के बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी नाम शामिल है। अच्छा, इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर, जो विपक्षी नेता हैं और उनके जो मंशा है, उनकी जो सोच है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं है कि चेहरा कौन होगा। यहां मिले तो सेहरा पे चर्चा होने लगी। अरे चेहरे पे चर्चा करने आए थे, सेहरे पे चर्चा हो रही है। वहां लालू यादव राहुल गांधी की शादी पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। यहाँ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये राहुल गांधी हस्बैंड कब बनेंगे ये पूछ रहे हैं। देखिए वहां क्या हुआ। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया।
शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। तो यहाँ इनका अपना गठबंधन बन नहीं पा रहा, ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप शादी के बंधन में बने।